नमस्कार, फजल लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। इस एक्ट की धारा 16 में यह प्रावधान है, किसी भी बच्चे को पहली से 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करना है या उस कक्षा में नहीं रोकना है। अब भारत सरकार ने इस धारा में संशोधन कर दिया है और धारा 16 में संशोधन करके ये प्रावधान डाल दिया गया है, हर साल के अंत में 5वीं और 8वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा होगी और अगर कोई बच्चा प्रमोट करने लायक नहीं है तो उसको उसी क्लास में हेल्ड किया जाएगा या देसी भाषा में इसको बोलते हैं फेल किया जाएगा। पहले हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर बात करेंगे, उसके बाद जो वर्तमान में भारत सरकार ने संशोधन किया है उस पर बात करेंगे और वीडियो के अंत में आपके साथ एक स्कूल की घटना शेयर करेंगे। उस घटना से बच्चे भी सीख सकते हैं और टीचर्स भी सीख सकते हैं। घटनाएं जो है इतिहास का हिस्सा होती है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता, ये बात सच है, लेकिन इतिहास की घटनाओं से सीख लेकर वर्तमान और भविष्य को सुधारा जा सकता है। इसीलिए हम घटनाएं आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सबसे पहले आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 देख लीजिए। धारा 16 के अनुसार किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, यानी कि अगर कोई बच्चा किसी कक्षा में दाखिला लेता है तो उसको उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। यानी कि जब तक बच्चा पहली से 8वीं क्लास तक है, ना तो उसको किसी क्लास में हेल्ड किया जाएगा या देसी भाषा में कहे तो फेल किया जाएगा और ना ही उसको स्कूल से निकाला जाएगा। ये RTE 2009 की धारा 16 में प्रावधान है। 16 के साथ आपको धारा 17 दिखाई देती है। धारा 17(1) और धारा 17(2) यानी कि 17 का पहला पॉइंट और 17 का दूसरा पॉइंट, इसमें सरकार ने अभी भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। ये भी बच्चों से और टीचर से संबंधित है, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। धारा 17(1) यानी कि धारा 17 का पहला पॉइंट क्या कहता है? किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। 17(2) यानी कि 17 का दूसरा पॉइंट कहता है, धारा 17(1) का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो ऐसे व्यक्ति को सेवा नियमों के अनुसार उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये धारा अभी भी है, इसमें बदलाव नहीं किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में धारा 16 है, इसके अनुसार नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन एनी क्लास और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी पहली से 8वीं क्लास तक अगर किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला होया है तो उसको किसी भी क्लास में हेल्ड नहीं करना या देसी भाषा में कहे तो फेल नहीं करना और उसको स्कूल से भी नहीं निकालना है। इसके साथ ही धारा 17(1) और 17(2) है जो हमने हिंदी में पढ़ी थी, अब अंग्रेजी में देख लेते हैं। 17 का पहला पॉइंट कहता है, नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट। वही जो हिंदी में था, किसी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं देना है और मानसिक हरासमेंट उसका नहीं करना है। दूसरा पॉइंट कहता है, अगर पहले पॉइंट का कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा एज पर रूल्स। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इसमें अभी संशोधन नहीं किया गया है, सिर्फ धारा 16 में संशोधन किया गया है। अब हम वर्तमान का संशोधन देख लेते हैं। यह आप भारत का राजपत्र या गजट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, इसमें नीचे देखेंगे डेट, ये 16 दिसंबर 2024 पे डेट पड़ी है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके पहला पॉइंट यानी कि इसकी धारा पहला के अनुसार क्या दिया गया है, इसका नाम बताया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन नियम 2024 ही इसका नाम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में संशोधन करके कई पॉइंट उसमें जोड़ दिए गए हैं। ये धारा 16 का पहला पॉइंट देखिए। पहले पॉइंट के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत में 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी, यानी कि हर साल के अंत में 5वीं क्लास की और 8वीं क्लास की परीक्षा होंगी। इसमें ये नहीं लिखा कि परीक्षा स्कूल लेवल की होंगी या बोर्ड की होंगी। इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है, नियमित परीक्षा के संचालन के पश्चात, यानी कि जब नियमित परीक्षा हो जाएंगी साल के अंत में, यदि कोई बालक समय समय पर या अधिसूचित पदोन्नति मापदंड को पूरा करने में असफल रहता है, यानी कि समय समय पर जो हम सेट के एग्जाम लेते हैं या जो फाइनल परीक्षा होती है उसमें अगर कोई बच्चा असफल होता है तो उसे परिणाम घोषित होने की तारीख से 2 माह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा के लिए अतिरिक्त अनुदेश का अवसर दिया जाएगा। आपने देखा होगा आज ये सोशल मीडिया पर घूम रहा है, लेकिन उसमें ज्यादातर टीचर्स ये लिख रहे हैं कि 2 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं है, 2 महीने के अंदर है, यानी कि रिजल्ट के 2 महीने के अंदर अंदर ही आपने दोबारा उसकी परीक्षा लेनी है। इसका तीसरा पॉइंट देख लीजिए, दोबारा से जब परीक्षा लेंगे 2 महीने के अंदर, अगर पदोन्नति के जो मापदंड है उसको बच्चा फिर पूरा नहीं कर पाता, फिर से असफल हो जाता है,
फिर 5वीं और 8वीं कक्षा में ऐसे बच्चे को रोक लिया जाएगा, या देसी भाषा में कहे तो उसको फेल कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट देख लीजिए, बालक को रोके रखने के दौरान कक्षा शिक्षक बालक के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो बालक के माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा निर्धारण के विभिन्न चरणों पर अधिगम के अंतरालों की पहचान करने के पश्चात विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा। यहाँ कहा गया जो शिक्षक है, उस क्लास का जो टीचर है, वो उस बच्चे का विशेष ध्यान रखेगा। जरूरत पड़े तो उस बच्चे के माता पिता से बात करेगा, उस माता पिता का मार्गदर्शन करेगा, बच्चे में कहाँ कमियां हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, ये रास्ता टीचर उसके माँ बाप को बताएगा, ताकि टीचर और माता पिता दोनों मिलकर उस बच्चे को आगे ले जाने की कोशिश कर सकें। अब ये 5वां पॉइंट देख लीजिए। 5वें पॉइंट के अनुसार है, स्कूल का जो प्रमुख है, यानी कि स्कूल का जो हेड है, हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है, जो भी है, वो ऐसे बच्चों की सूची बनाएगा जिनको 5वीं और 8वीं क्लास में रोक लिया गया है, और ऐसे बालकों की विशेषज्ञ इनपुट के लिए प्रदान किए गए उपबंधों तथा पहचान किए गए अधिगम के अंतरालों के संबंध में उसकी प्रगति पर व्यक्ति रूप से मॉनिटरिंग करेगा। यानी कि बच्चे को जो गाइडलाइन दी है या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रबंध किए गए हैं, स्कूल का जो हेड है उसकी खुद मॉनिटरिंग करेगा। 6ठे पॉइंट में दिया है, बालक के समग्र विकास को पाने के लिए परीक्षा और पुनः परीक्षा समक्षा आधारित परीक्षाएं होंगी, न कि याद करने और प्रतिक्रियात्मक कौशल पर आधारित होंगी। समय समय पर उसकी परीक्षा ली जाएंगी, और जिससे टीचर्स को लगता है कि अगली क्लास में जाने लायक है, अगली क्लास का सिलेबस कर सकता है, तो इसको आगे प्रमोट किया जा सकता है। 7वां पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बालक को तब तक किसी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में ये प्रावधान था और ये अभी भी रखा गया है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब यह है पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। ऐसे बच्चों को जो परीक्षा में पास नहीं होते हैं या अगली कक्षा में जाने के योग्य नहीं है, उनको 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में रोका जा सकता है, या देसी भाषा में कहे तो फेल किया जा सकता है, लेकिन स्कूल से नहीं निकालना है जब तक उसकी 8वीं क्लास तक पूरी नहीं हो जाती। अब इसका हम अंग्रेजी वाला पोर्शन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 16 में जो भी भारत सरकार ने संशोधन किया है, ये उस गजट का अंग्रेजी वाला पेज देख लीजिए। सबसे टॉप में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लिखा है, नोटिफिकेशन के नीचे डेट लिखी है 16 दिसंबर 2024। पहले पॉइंट में वही इसका नाम बताया है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024। आगे इसके एक पार्ट में दिया है, एग्जामिनेशन एंड होल्डिंग बैक इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ केस में बच्चों को एग्जाम के बाद उसी क्लास में होल्ड कर सकते हैं। और ये फिर आगे धारा जो 16 है उसमें जो संशोधन करके 7 पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं। ये धारा 16 का पहला पॉइंट है, इसमें लिखा है कि साल के अंत में रेगुलर एग्जाम लिए जाएंगे 5वीं और 8वीं क्लास के। दूसरे पॉइंट में दिया है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, यानी कि जो पास करने का क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, या समय समय पर जो एग्जाम लिए जाते हैं, जैसे हम सेट का एग्जाम ले रहे हैं, तो उसको रिजल्ट के बाद उसकी एडिशनल केयर करनी है और उसको मौका देना है दोबारा से एग्जाम देने का 2 महीने के अंदर। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके 2 महीने के अंदर दोबारा से उसको मौका देना है। तीसरा पॉइंट कहता है, अगर दोबारा मौका देने के बाद जब उसका दोबारा से एग्जाम लेंगे, वार्षिक परीक्षा परिणाम के 2 महीने के अंदर जो परीक्षा ली जाएगी उसकी, अगर दोबारा वह क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है जो अगली क्लास में जाने के लिए चाहिए, तो उसको 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में रोका जा सकता है। चौथा पॉइंट कहता है, ऐसे बच्चे पे टीचर स्पेशल ध्यान देगा, उसको गाइड करेगा, जरूरत पड़ने पर उनके माँ बाप को भी गाइड करेगा, ताकि वो बच्चा सुचारू रूप से पढ़ाई करने लग जाए और आगे कक्षा में जाने लायक हो जाए। 5वां पॉइंट दिया है, स्कूल का जो हेड है वो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ऐसे बच्चों का जिसको हेल्ड कर लिया गया है, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, ताकि जो टीचर उसका स्पेशल केयर कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, उसका स्कूल का हेड उसकी मॉनिटरिंग करेगा ताकि उस बच्चे को आगे बढ़ाया जा सके। 6ठे पॉइंट में दिया है, जो एग्जामिनेशन होगा या दोबारा से जो वार्षिक परीक्षा होगी या दोबारा से उसका 2 महीने के अंदर जो एग्जाम लिया जाएगा, वो उसके बच्चे के डेवलपमेंट पे लेना है, न कि उसके जो याद करने की प्रवृत्ति है उस पर लेना है। 7वां पॉइंट दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे की जब तक 8वीं क्लास पूरी नहीं होती तब तक उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है। ये थे मेन पॉइंट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जब लागू किया गया था, उसकी जो धारा 16 थी जिसमें लिखा था कि बच्चे को फेल नहीं करना है, बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है, उसका कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला, जिसमें बच्चे भी थे और कुछ टीचर्स भी थे। यहाँ मैं टीचर्स के लिए कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो कहीं न कहीं कुछ टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है या गलत तरीके से समझा है।
फेल नहीं करने की सूचना मिलने के बाद बच्चों के अंदर जो एक एग्जाम का थोड़ा-सा डर होता था कि कहीं फेल ना हो जाएँ, मेरे जो दोस्त हैं वो अगली क्लास में निकल जाएँगे, मैं इसी क्लास में रह जाऊँगा। वो साइकोलॉजिकल जो उनका थोड़ा-सा डर था, वो खत्म हो गया था, जिस कारण से कुछ बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था। और उसी के अनुसार कुछ टीचर्स ऐसे थे, फिर मैं बोलता हूँ, कुछ टीचर्स ऐसे थे, जिन्होंने सोचा जब फेल करना ही नहीं है, कोई जवाबदेही है ही नहीं, अगर उसको कुछ नहीं आता है, उसको ऐसे ही आगे प्रमोट कर दिया जाता था। जब वो बच्चा पहली, दूसरी, तीसरी क्लास पास करते हुए 8वीं क्लास पास कर जाता था, 9वीं क्लास में पहुँच जाता था, तो हर एक स्कूल में 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाएँगे 9वीं क्लास में, जिसको अपने परिवार के अंग्रेजी में छोड़िए, हिंदी में भी नाम नहीं लिखने आते हैं। बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। इसी बात को लेकर कई बार जो लेक्चरर की एसोसिएशन है, उन्होंने इसको प्रमुखता से उठाया था कि जो बच्चा 8वीं क्लास क्रॉस कर जाता है, 9वीं में आता है, जो अपने परिवार के नाम तक नहीं लिख सकता, उसको 9वीं क्लास का सिलेबस एक लेक्चरर कैसे समझा सकता है, उसको कैसे पढ़ा सकता है। हालाँकि पीछे 3-4 साल पहले हरियाणा सरकार ने कोशिश की थी कि 8वीं क्लास का बोर्ड बनाया जाए। 2-3 बार कोशिश की, लेकिन दोनों तीनों बार असफल रही। शायद उसका मुख्य कारण यही था, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 था, वो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और उसमें संशोधन नहीं हुआ था। अब भारत सरकार ने उसमें धारा 16 में संशोधन कर दिया है, उसमें 7 पॉइंट की एंट्री कर दी है। अब हरियाणा सरकार चाहे तो इसका बोर्ड भी बना सकती है, नहीं तो परीक्षा लेकर ऐसे बच्चों को जो अगली कक्षा में जाने लायक नहीं है, उनको 5वीं और 8वीं कक्षा में रोका जा सकता है, जिससे एक बैरियर लगेगा। बच्चों के दिमाग में भी एक थोड़ा-सा दबाव रहेगा कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ, दोबारा एग्ज़ाम होता है उसमें फेल हो जाता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं वो अगली कक्षा में चले जाएँगे, मैं इसी कक्षा में रह जाऊँगा। इससे थोड़ा-सा असर तो बच्चे पे पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जिसमें सुधार हो जाएगा, 1-2 बच्चा फिर भी ऐसा रह सकता है, जो हो सकता है इसका भी असर ना पड़े। जो धारा 17 की हम बात कर रहे थे, कुछ बच्चे उसका गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं। वो कहते हैं कि मास्टर को मारने का अधिकार ही नहीं है। यहाँ बात मास्टर को मारने के अधिकार की नहीं है। ये जो कानून की धारा है, ये शिक्षा से संबंधित है, समझाने से संबंधित है, पढ़ाने से संबंधित है। अगर कोई बच्चा शरारत करेगा, दूसरे को तंग करेगा, फिर इस देश में और भी कई सारे कानून हैं, उनकी धाराएँ उस बच्चे पे लग जाएँगी। तो ये बच्चे गलतफ़हमी में ना रहें कि टीचर्स के पास ये अधिकार ही नहीं है। यहाँ बात अधिकार की नहीं है, यहाँ बात शिक्षा की है। आप स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, आपको ज़रूर हर एक क्लास में 1-2 बच्चा ऐसा मिल जाएगा, जिसको बात करने तक की तमीज़ नहीं होती। और मैं बार-बार उनको यही समझाता हूँ, कम से कम आपको अगर पढ़ना नहीं आता या पढ़ने में रुचि नहीं है, तो स्कूल में अगर आता है, कम से कम आप बोलना तो सीख लीजिए। बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, बराबर वालों से कैसे बात करनी है, यानी अपनी उम्र के बच्चों के साथ कैसे बात करनी है। अगर आपको बोलने का ढंग नहीं आया, तो आपने जितने साल से आप स्कूल में आ रहे हो, वो आपका बेकार चला गया है। पढ़ाई में कोई बच्चा होशियार हो सकता है, कोई कमज़ोर हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। क्लास में जब टीचर पढ़ाता है, टीचर हर बच्चे को एक जैसा पढ़ाता है। टीचर जो बोर्ड पर लिखता है, वो सब बच्चों के लिए लिखता है। क्लास में जितने बच्चे होते हैं, सबको बोर्ड के अक्षर दिखाई देते हैं। टीचर के मुँह से निकला शब्द हर बच्चे के कान तक पहुँचता है। अगर टीचर की आवाज़ प्रत्येक बच्चे के कान तक नहीं पहुँचती है, फिर हम टीचर की कमी मान सकते हैं। और अगर टीचर के मुँह से निकले शब्द पढ़ाने के लिए हर बच्चे के कान तक पहुँचते हैं और उसके कान से उसके दिमाग तक नहीं पहुँचते हैं, तो वो बच्चे की कमी है। जो बच्चा टीचर की बात को जितना ध्यान से सुनता है, बोर्ड पर लिखे शब्दों को जितना ध्यान से देखता है, वो उतना ही पढ़ाई में आगे निकल जाता है। जब टीचर पढ़ाते हैं या समझाते हैं, जो बच्चा कहीं और खोया रहता है या दाएँ-बाएँ देखता रहता है या देखता टीचर की तरफ है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता है, ऐसे बच्चे को टीचर के द्वारा समझाया गया कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से क्लास में होते हैं, दिमागी रूप से वो क्लास से कहीं बाहर होते हैं। इसमें टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर बार-बार उनको टोक सकता है, टीचर्स टोकते भी हैं, लेकिन फिर भी हर क्लास में 1-2 बच्चा ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, जिसका ध्यान जो है बार-बार क्लास से बाहर चला जाता है। फिज़िकली वो क्लास में बैठा रहता है, लेकिन उसका दिमाग बाहर चला जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, एक स्कूल की हम घटना शेयर करेंगे, उससे सीख मिलेगी। ये बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है। पेरेंट्स भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमरहेड़ी स्कूल की घटना है। उस समय मैं 9वीं कक्षा का इंचार्ज था, शायद 2014 की या 15 की घटना है। जब मैंने अमरहेड़ी स्कूल में ज्वाइन किया था, उस समय आधी छुट्टी में स्कूल का गेट खुला रहता था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही आधी छुट्टी में स्कूल का गेट बंद करने लगे, ताला लगाने लगे। उसकी मुख्य वजह थी, वहां पर एक पीजीटी आई थी, जो डीएवी स्कूल से आई थी। उसने वहां डीएवी स्कूल के रूल लागू करवा दिए थे
स्कूल की हेड से मिलकर। जबकि शहर के स्कूल की परिस्थितियां अलग होती हैं, गांव के स्कूल की परिस्थितियां अलग होती हैं। जो शहर में लागू किया जा सकता है वो गांव में लागू नहीं हो सकता, जो गांव में लागू हो सकता है वो शहर में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। छठी, सातवीं और आठवीं क्लास को स्कूल में मिड डे मील मिल जाता है, लेकिन 9वीं और 10वीं क्लास के जो बच्चे थे वो घर पर जाते थे, गांव में जाते थे खाना खाने के लिए आधी छुट्टी में। जब स्कूल के गेट पे ताला लगाना शुरू कर दिया तो कुछ बच्चे दीवार कूद के चले जाते थे, कुछ बच्चे पीछे की साइड से कूद के चले जाते थे। लड़के तो दीवार कूद के चले जाते थे, लेकिन लड़कियां बेचारी दीवार भी नहीं कूद सकती थी। अगर कोई खाना ले आई ठीक है, नहीं ले आई तो उसको सुबह घर से खाया ही तो खाए, अगर सुबह खाना भूल गई या खाना नहीं मिला तो वो हो सकता है सारा दिन उसको भूखा रहना पड़े। जब स्कूल के गेट पे ताला लगाना शुरू किया था, 9वीं और 10वीं क्लास की कुछ लड़कियां मेरे पास आई थी। उन्होंने कहा सर पहले तो गेट पर ताला नहीं लगता था, अब अचानक से ताला लगाने लगे हैं, हम खाना खाने कैसे जाएं? तो मैंने कहा बेटे हेड मिस्ट्रेस से बात कीजिए, उनके आदेश पे ताला लगा रहे हैं, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा सर आप बात तो कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना मुद्दा है, आप जाके खुद बात कीजिए। मैंने कहा मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं भी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, और जब हम गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे हम खुद आधी छुट्टी में घर पर खाना खाने के लिए आते थे। आपको यह बोला गया है कि घर से आप खाना लाइए और आधी छुट्टी में स्कूल के अंदर खाइए। मैं आपकी समस्याएं समझ सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ घर ऐसे हो जहां सुबह खाना बनता ना हो, आधी छुट्टी में आप जा खाते हो, या घर का जो खाना बनता है कई बार सब्जी नहीं बनी होती, तो घर पर जब बच्चा खाने जाता है कभी गुड़ के साथ खाएगा, कभी मिर्च की चटनी के साथ खाएगा, कभी लस्सी के साथ खाएगा। जो बच्चे घर पर इस तरह का खाना खाते हैं वो हो सकता है ऐसा खाना स्कूल में लाना पसंद ना करें। मैंने कहा मैं आपकी इन भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही आधी छुट्टी में ताला लगाने लगे थे, बच्चे साइड से दीवारों से कूद के चले जाते थे, कुछ पीछे की साइड से दीवार के कूद के चले जाते थे। एक दिन आधी छुट्टी में 9वीं क्लास का एक बच्चा जिसका नाम शिव कुमार था, वो गेट के ऊपर से कूद कर जाने लगा। गेट के ठीक सामने हेडमिस्ट्रेस का ऑफिस था। हेडमिस्ट्रेस ने उस बच्चे को गेट के ऊपर से कूदते हुए देख लिया। जैसे ही हेडमिस्ट्रेस ने उनको देखा, आवाज लगाई उस बच्चे को कि वापिस आओ। बच्चे ने हेडमिस्ट्रेस की आवाज को अनसुना किया और जंप मार के चला गया। वो 9वीं बी का बच्चा था, 9वीं बी का मैं इंचार्ज था। तो हेडमिस्ट्रेस ने मुझे बुलाया और कहा कि आपकी क्लास का एक बच्चा गेट कूदकर भाग गया है। मैंने उसको आवाज लगाई थी, लेकिन उसने आवाज नहीं सुनी, अनसुना करके भाग गया है। मैंने कहा ठीक है मैम, उसको आने दो, उस आने के बाद उससे बात करेंगे। बच्चे को भी एहसास हो गया था, इसलिए वो वापिस आया नहीं। उसका बैग भी शायद कोई और बच्चा ले गया होगा। अगले दिन सुबह जब वो बच्चा आया, मैंने प्रार्थना में उस बच्चे को उठाया। मैंने कहा शिव कुमार क्लास में जाइए, बैग उठाइए और घर चले जाइए, आपका नाम काट दिया है। अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो अपने घर वालों को लाइए और हेडमिस्ट्रेस से बात कीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। बच्चा वैसे पढ़ाई में कमजोर था। जो बच्चे कमजोर होते हैं थोड़ी शरारतें तो करते ही हैं, तो थोड़ा शरारती था। बच्चे ने मेरी बात सुनी, चुपचाप बच्चा उठा, क्लास में गया, क्लास से बैग उठाया और बैग लेके घर के लिए निकल गया। अगले दिन एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा कि सर 9वीं बी का शिव कुमार स्कूल के गेट के बाहर खड़ा है और आपसे बात करना चाहता है। मैं गेट के बाहर गया। जाने के बाद मैंने शिव कुमार से पूछा, हाँ बोलिए क्या बात करना चाहते हो? शिव कुमार मेरा कहने लगा सर सॉरी। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा सर कल मैं गेट के ऊपर से कूद के भाग गया था। मैंने कहा ना तो मैंने आपको गेट से कूद के भागते हुए देखा है, ना ही मैंने आपको आवाज लगाई थी, ना ही मैंने आपको रोका था। स्कूल हेड ने आपको कूदते हुए देखा था, स्कूल हेड ने ही आपको आवाज लगाई थी, और स्कूल हेड की आवाज को आप अनदेखा करके भाग कर चले गए थे और वापस भी नहीं आए थे। इसलिए आप स्कूल हेड के पास जाइए, उनसे जाकर सॉरी बोलिए। अगर स्कूल हेड बोलती हैं तो आप बैग लाइए और क्लास में बैठ जाइए। तो शिव कुमार कहने लगा सर आपने मेरा नाम काट दिया था। मैंने कहा मैंने आपका नाम नहीं काटा था, वो ऐसे बोला था नाम काट दिया है ताकि आप अपने घर वालों को बुला कर लाएं, आपके घर वाले हेड से मिले और जो समस्या है उसका बातचीत से समाधान हो जाए। दूसरा, जब आप कूद रहे थे, स्कूल की हेड ने जब आपको आवाज लगाई तो आपको कूद कर जाने के बजाय वापस आना चाहिए था। स्कूल हेड क्या करते, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 आपको थप्पड़ लगा देते, या आपको समझाते, या आपको डांटती, उससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आप फिर भी भाग गए। अगर अब आपको ये एहसास है कि आपने गलतियां की हैं तो आप स्कूल हेड के पास जाइए, स्कूल हेड से सॉरी बोलिए, और स्कूल हेड अगर कहती हैं तो आप बैग लाइए और क्लास में बैठ जाइए। मेरे समझाने के बाद वो बच्चा स्कूल हेड के पास गया और स्कूल हेड से जाके सॉरी बोला, कहा मैं आगे से गलती नहीं करूंगा, और स्कूल हेड ने उसको कहा ठीक है अपना बैग लाइए और क्लास में बैठ जाइए। शिव कुमार घर गया, अपना बैग लाया और क्लास में बैठ गया। तो इस तरह से बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है और समझाना है। मारना पीटना हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा
कि आपने भी सिचुएशन को समझना है। जब कोई टीचर बुलाता है तो बुलाने से आना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये टीचर तो हमें पढ़ाता ही नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं सुनते। स्कूल की बाउंड्री के अंदर जितने भी टीचर्स हैं वो सभी टीचर्स ही हैं, चाहे किसी क्लास को पढ़ाते हो या ना पढ़ाते हो। और स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे हैं, चाहे हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, वो हमारे लिए बच्चे हैं। जब भी कोई बच्चा शरारत करेगा या कोई बच्चा ऐसी एक्टिविटी करेगा जो स्कूल में उसको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, तो जब कोई भी टीचर उसको टोकता है, चाहे उसको पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, तो बच्चे ने टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, समझना है और उस गलती को सुधारना है। अगर गलती एहसास हो जाए कि गलती है, तो तुरंत सॉरी भी बोल देना है। एक छोटी सी सॉरी बोलने से अगर समस्या समाधान होता है, तो सॉरी बोल देनी चाहिए। टीचर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी रखें, गुस्सा कम करें, बच्चों को डांटे कम, समझे ज्यादा और समझाए ज्यादा। अगर आप बच्चों को समझेंगे, उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे सुधरने की कोशिश करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि शरारती से शरारती बच्चों को मैंने समझाया है और बिना मारे, बिना पिटे, शरारती से शरारती बच्चों में मैंने बदलाव देखा है। तो जिन बच्चों को मैंने 2-3 साल पहले पढ़ा था या उससे पहले पढ़ा था, उनकी अगर कोई समस्या आती है, अब भी वो बच्चे मेरे पास फ़ोन कर लेते हैं, मेरे से सलाह माँगते हैं, या कभी-कभी घर की कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो मेरे से मदद भी माँगते हैं कि सर मेरे घर पे आइए, मेरे घरवालों से बातचीत कीजिए। अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की ऐसी समस्या आ गई थी, जिसको मैंने 2021-22 में पढ़ाया था। उसके घर भी मैं गया था, उनके घरवालों से बात की थी, समस्या को समझा था और उस बच्चे को भी समझा था और बच्चे को समझाया। तो ज़रूरत पड़ने पर बच्चे टीचर को ही याद करते हैं। बच्चे का जो टीचर का व्यवहार है, एक दोस्त के जैसे होना चाहिए और बच्चा टीचर्स पर इतना विश्वास करे कि जो बात वो अपने माँ-बाप को नहीं बता सकता, जो बात अपने दोस्त को नहीं बता सकता, वो अपने टीचर को आके बता सके। ये ऐसा टीचर का व्यवहार होना चाहिए। अगर टीचर का ऐसा व्यवहार होगा, तो बच्चे बिना डर के, बिना हिचक के आकर आपको बताएँगे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है, लड़कियाँ भी जो 9वीं-10वीं की लड़कियाँ हैं या 11वीं-12वीं की लड़कियाँ हैं, ऐसी बातें आके मुझे बता जाती हैं, जो मैडम को भी नहीं बताना चाहती। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि एक स्कूल में 10वीं क्लास की एक लड़की ने मुझे आकर कहा था कि सर, हम लड़कियों का आपस में किसी बात पर विवाद है और हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी मैडम से बात कर लीजिए, मेरे से बात लड़के कर लेंगे। लड़कियों की समस्या होगी तो मैं सुन लूँगा, लड़कियों की तो मैडम को सुनाइए। तो वो लड़की कहने लगी, नहीं सर, आपसे ही बात करनी है। जब उस लड़की ने मुझे कहा कि सर आपको ही बताना है, तो मैंने उससे यही सवाल किया कि चलो इस बात का जवाब दीजिए, आप मेरे को ही अपनी समस्या क्यों बताना चाहती हो? उस लड़की ने मुझे कहा कि सर सबसे पहली बात तो ये है, आप बच्चों की बात को ध्यान से सुनते हो। दूसरे टीचर के पास अगर जाएँगे, वो हमारी बात को ध्यान से सुनते नहीं। दूसरा उसने पॉइंट बोला कि सर जो आप हमारी बात को ध्यान से सुनते हो, उसके बाद आप उसका समाधान भी बताते हो। अगर हम दूसरे टीचर के पास जाते हैं या किसी मैडम के पास जाते हैं, वो उसका समाधान नहीं बताती हैं। तीसरी और सबसे अहम बात जो उस बच्ची ने मुझे कही थी, उन्होंने कहा कि सर आपके और हमारे बीच में जो भी बात होती है, आप उस बात को उधर ही खत्म कर देते हो। आगे किसी भी टीचर के साथ उस बात को शेयर नहीं करते हो। और अगर हम किसी दूसरे टीचर के पास जाते हैं या किसी मैडम के पास जाती हैं, जो हम बात उनको बताएँगे, वो हमारा समाधान तो नहीं बताएँगी, लेकिन उस बात को आगे दूसरे टीचर के साथ उस बात को शेयर कर लेती हैं और टीचर आगे बच्चों के साथ शेयर कर लेते हैं। इस तरह से वो बात पूरे गाँव में फैल जाती है और बच्ची के जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।